बिपिन नाम का क्रेन ऑपरेटर एक मॉल के निर्माण के दौरान अपनी क्रेन से सामान निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा रहा होता है। मैं निकला गड लेके रास्ते पे बीच सड़क पर। अरे ये क्या है? तभी अचानक जब वो क्रेन के ऊपर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से तेज चीख निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसके साथी उसे होश में लाते हैं। बिपिन, ए बिपिन। बिपिन भाई, इसके मुंह पर पानी के छींटे डालो, तभी होश आएगा। फिर वह उसके मुंह पर पानी के छींटे डालते हैं। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। होश में आते ही चुड़ैल, मेरी क्रेन के ऊपर चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल बचाओ। ए बिपिन भाई, होश में आओ, कोई चुड़ैल नहीं है। तुम बेहोश हो गए थे, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं भाई, क्रेन के ऊपर चुड़ैल थी, वो कुछ कह रही थी, पर मैं बहुत डर गया। उसके बाद ही मैं बेहोश हो गया। तभी वहाँ साइट मैनेजर आ जाता है। उसे सब सारी बात बताते हैं। अरे भाई बिपिन, तुम जाओ, आराम करो, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर बिपिन उस घटना के बारे में सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। उसी रात काम खत्म होने पर सब मॉल की बिल्डिंग के नीचे बैठे होते हैं। अरे भाई मन्नू, मैं अपना लंच बॉक्स तो ऊपर ही भूल आया, क्या तुम जाकर ले आओगे? मेरी कमर में दर्द है। फिर मन्नू ऊपर जाता है। ऊपर जाते ही लंच बॉक्स उठाकर पीछे मुड़ता है। वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देखकर मन्नू कांपने लगता है। कौन हो तुम बहन जी? मुझे जाने दो। चले जाओ, चले जाओ। यह कहते हुए चुड़ैल उसे मार देती है और उसके शरीर पर लिख देती है, चले जाओ, और उसे उल्टा लटका देती है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे ये मन्नू कहाँ मर गया? अरे मोनू भाई, जरा उस मन्नू को ऊपर देखाओ। फिर जैसे ही मोनू ऊपर जाता है, वो शोर मचा देता है। सभी मजदूर वहां आ जाते हैं। मन्नू की लाश देखकर सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी वहां साइट मैनेजर आ जाता है। वह पूरी घटना की सूचना मॉल के मालिक को देता है। फिर अगली सुबह मॉल का मालिक वहां आ जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ है, कोई चोर उचक्का होगा। तुम सब काम करो, नहीं तो मैं किसी की पगार नहीं दूंगा। पगार न मिलने के डर से सभी दोबारा काम करना चालू कर देते हैं। दोपहर में लंच होने पर, अरे मोनू भाई, जरा अपनी बाइक की चाबी दिखा दोगे? आज मैं लंच नहीं लेकर आया। हाँ भाई, ले जाओ। फिर राजू बाइक चलाता हुआ जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगता है। मैं निकला गड लेके। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है। जैसे ही वह बाइक रोककर पीछे देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बाइक पर पीछे वही चुड़ैल बैठी होती है। राजू उतर कर भागने की कोशिश करता है। आई मम्मी, बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। लेकिन वो चुड़ैल उसके बाल पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैंने तो आज तक चींटी भी नहीं मारी है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ मतलब चुड़ैल जी? फिर चुड़ैल राजू को मार देती है और उसकी कमर पर अपने नाखून से लिख देती है, चले जाओ, और उसे पेड़ से उल्टा। काफी देर तक राजू की बिल्डिंग साइट पर ना पहुंचने पर, अरे ये राजू कहाँ रह गया? मेरी बाइक ले गया, अभी तक वापस नहीं आया ये कमबख्त। मुझे लगता है वो आलसी राजू खाना खाकर अपने ही घर सो गया। इसकी आज की पूरी पगार काटूंगा मैं। फिर राजू को ना लौटे हुए शाम हो जाती है। अरे भाई मोनू, राजू ऐसा कामचोर तो नहीं है जो अपने घर जाकर सो जाए। मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लगती है, हमें उसे चलकर ढूंढना चाहिए।
फिर वे सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां मोनू को राजू की लटकी लाश दिखती है। भाइयों, वो रहा राजू। पर मेरी बाइक कहाँ गई? अरे कैसा दोस्त है तू? दोस्त मरा हुआ लटका पड़ा है और तुझे तेरी बाइक की पड़ रही है। अरे भाई, वो मेरे दहेज की बाइक थी, नहीं मिली तो यहाँ तो राजू को कोई मार गया, वहाँ मेरी पत्नी मुझे मार देगी, बता रहा हूँ। चुप हो जाओ सब। यहाँ हमारा एक साथी अपनी जान गंवा चुका है और तुम अपने में ही लगे हो। आखिर ये कर कौन रहा है? और इसकी कमर पर देखो, ऐसा लगता है किसी ने अपने नाखून से खरोंच कर लिख दिया हो। चले जाओ। ऐसा ही मन्नू की लाश पर भी लिखा था। पर मैनेजर साहब, इसका मतलब क्या है? यही तो समझ नहीं आ रहा, आखिर माजरा क्या है। मैं मालिक को बुलाता हूँ। थोड़ी देर में मॉल का मालिक वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? क्या किसी ने किसी को इसे मारते हुए देखा है? नहीं साहब, पर मुझे तो लगता है ये वही चुड़ैल है जिसे मैंने उस दिन अपनी क्रेन पर देखा था। लगता है वो चुड़ैल ही सबको मार रही है। अरे ये सब बकवास है। ये जरूर कोई मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो चाहता है कि मैं अपना मॉल ना बनाऊं। कल तुम सब काम पर आ जाना। मालिक रहम मालिक, ये बिपिन बोल रहा है कोई चुड़ैल कर रही है ये सब। पहले आप ये गुत्थी सुलझाइए, तभी काम आगे बढ़ाइए। हाँ, हमारी जिंदगी का सवाल है। लगता है तुझे तेरी पगार प्यारी नहीं। ठीक है, जिसे अपनी पगार नहीं चाहिए हो वो काम पर मत आना। ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर से चुड़ैल उनकी बातें सुन रही होती है और गुर्रा रही होती है। फिर वे लोग वापस वहां से निकल जाते हैं। मॉल मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी की छत पर कोई है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी की छत पर कोई है? फिर गाड़ी की छत से धम-धम आवाज आने लगती है और मॉल मालिक साइड में अपनी गाड़ी रोक लेता है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, चुड़ैल अपनी मुंडी ऊपर से नीचे उसकी खिड़की की तरफ कर लेती है और हंसने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। चले जाओ। फिर वह चुड़ैल मॉल मालिक को गाड़ी से बाहर खींच लेती है और उसे भी मार देती है। फिर उसकी कमर पर भी अपने नाखून से लिख देती है, चले जाओ। थोड़ी देर में वहाँ सभी मजदूर और कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मैनेजर साहब, ये तो मालिक ही अपनी जान गंवा चुके, अब हमारी तनख्वाह कौन देगा? अरे अभी भी तुझे पैसे की पड़ी है, शुक्र मना कि हम अभी जिंदा हैं। भाइयों, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है, हाँ, जिसे मैंने अपनी क्रेन पर देखा था। मेरा यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ, बता रहा हूँ। एक एक करके वो हम सबको मार देगी। तभी गांव का एक बुजुर्ग उनकी बातें सुन लेता है। क्या कहा तुमने? चुड़ैल? क्या इन साहब के अलावा और लोगों की भी जान गई है? जी बाबा। फिर बिपिन, हाँ, बुजुर्ग, समझ गया। जिस जमीन पर तुम मॉल बना रहे हो वो एक महिला की जमीन थी। बहुत टाइम पहले उसे उसके बेटों ने जमीन के लालच में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस जगह की रक्षा करती है और तुम यही मॉल बना रहे हो, हैं? इसीलिए वो तुम्हें मार रही है और सबके ऊपर लिख देती है, चले जाओ। फिर वे सब वहां से अपनी मशीन और बाकी सामान ले जाते हैं। इस तरह मौत का ये सिलसिला रुक जाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। मनोज की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर मनोज के घर वालों ने दहेज के लालच में मनोज की शादी उस लड़की से जबरदस्ती करवा दी। वो मनोज का भी पूरा ध्यान रखती थी, पर मनोज को उसकी एक भी अच्छाई नहीं दिखती थी। उसे तो बस उसकी बदसूरत शक्ल दिखती थी। एक दिन की बात है, जब मनोज के घर उसकी बर्थडे पार्टी में आते हैं और उसकी बीवी का खूब मजाक बनाते हैं। मनोज से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो सबके जाने के बाद सीमा से खूब लड़ता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस मनहूस औरत ने। मेरा सबके आगे मजाक बना दिया। मैंने कोई आपसे जबरदस्ती शादी थोड़ी की है, आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? जबरदस्ती ही की है, पर अब मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सीमा उस रात मनोज के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, पर मनोज उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। सीमा बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
और भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। शाम के वक्त एक लड़की साइकिल पर खाना बेचती हुई वहां से निकल रही होती है, जो सीमा को देख वहीं रुक जाती है। आंटी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आपको? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरे पास न रहने को जगह और न खाने को पैसे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैं अभी आई। पिंकी जल्दी से जाती है और अपनी साइकिल से कुछ खाने का लेकर आती है। पिंकी सीमा को खाने के लिए देती है। मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं आपके लिए ये खाने की चीजें लाई हूँ। वैसे भी इतना सारा खाना बच गया है, सुबह से कुछ बिका ही नहीं। ऐसा क्यों? सुबह से कुछ भी नहीं बिका? हाँ आंटी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं इतने मन से खाना बनाती हूँ और कोई लेता ही नहीं। फिर सीमा खाना खाकर देखती है तो खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। ये खाना किसने बनाया है? तुम्हारी माँ ने? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक छोटी बहन शीना और छोटा भाई राहुल है। उनका पेट भरने और उनको पढ़ाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मुझे खाना दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। पर एक बात बताऊं? बोलो ना आंटी। ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तभी शायद तुम्हारा कोई खाना नहीं खरीदता। मुझे पता है आंटी, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं कल से खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ, फिर तुम भी अपने भाई बहनों की तरह पढ़ पाओगी। क्या? सच में? क्या मैं भी स्कूल जा सकूंगी? आप चलोगी मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं। घर और परिवार की जरूरत तो मुझे भी है और तुमको भी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सीमा फिर पिंकी के घर आ जाती है। पिंकी अपने भाई बहन को सीमा के बारे में सब बताती है। शीना और राहुल को भी सीमा के लिए बहुत दुख होता है। अब अगले दिन से सीमा जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू कर देती है। सब तैयार करके साइकिल पर रख देती है। उसके बाद वो बच्चों को नाश्ता देकर और उनको स्कूल भेजकर अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। आओ आओ, घर का बना स्वादिष्ट खाना खाओ। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सीमा अपने साइकिल ढाबे को एक कॉलेज के बाहर लगा देती है। देखते ही देखते वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ खाना खाने आते हैं। जब वो सीमा के हाथ का खाना खाकर बड़ी ही तारीफ करते हैं। वाह, इतना स्वाद खाना! मैं तो कैंटीन का खाना खा खा कर दुखी हो गया था। आज खाया है घर जैसा स्वादिष्ट खाना। मजा ही आ गया। वाह! अब तुम सबको रोज ऐसा खाना मिलेगा। बस। सीमा फिर रोज सुबह अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती और शाम तक सारा खाना बेचकर घर लौट आती। वो तीनों बच्चों का भी ध्यान रखती, उनको खूब प्यार करती और खूब पढ़ाती लिखाती। उन सबकी जिंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी। बच्चों को जैसे माँ और सीमा को जैसे खुद के बच्चे मिल गए हो। उनकी मजे की जिंदगी चली रही थी कि बस जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि एक दिन सीमा का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं सड़क पर मर गई। मरने के बाद उसकी लाश वहीं सड़क पर पड़ी रही। बच्चे शाम तक उसका इंतजार करते रहे कि कब उनकी आंटी घर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे बेचारे रोने लगे कि उनकी प्यारी आंटी कहाँ चली गई और वो तीनों अपनी प्यारी आंटी को ढूंढने निकल पड़े। वो अंधेरी सड़क पर आवाज देते हुए चले ही जा रहे थे कि अचानक उनको उनकी साइकिल खड़ी दिखती है। आंटी, आंटी, राहुल आपके लिए बहुत रो रहा है। प्लीज बताओ आप कहाँ छुपे हो। राहुल बहुत रोता है और तभी उनके सामने एक धुआं उठता दिखता है। फिर उनको उस धुएं से अपनी सीमा आंटी आते हुए दिखती है। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बच्चों, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, चिंता मत करो। तीनों बच्चे फिर सीमा के साथ घर वापस। रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो सीमा उठकर बैठती है और एक भयानक शक्ल की चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है। वो रात भर खाना बनाने में लगी रहती है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, वो बच्चों को रोज की तरह उठाती है और उन्हें स्कूल भेजती है। उसके बाद वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। सबसे पहले वो रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। सभी बच्चे उसे देखते ही भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो जगह जगह जाकर आवाज देती है और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाती है। सभी जगह वो साइकिल ढाबे वाली के नाम से मशहूर होती है, पर असलियत में तो वो एक गरीब चुड़ैल साइकिल ढाबे वाली होती है। वो रोज रात को बच्चों के सोने के बाद अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाया करती थी और सुबह होते ही वो पहले की तरह इंसान बन जाती। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगता। फिर एक रात राहुल को बड़ी ही प्यास लगती है। वो पिंकी और शीना को बहुत उठाता है, पर दोनों में से कोई नहीं उठता। आंटी, सीमा आंटी, प्लीज मुझे पानी दे दो। राहुल देखता है कि उसकी सीमा आंटी कमरे में है ही नहीं। अरे, आंटी कहाँ चली गई?
वो तो रोज हमारे साथ इसी कमरे में सोती हैं। मैं जरा जाकर रसोई में देखता हूँ। राहुल उठकर सबसे पहले रसोई में जाता है तो वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ तो एक भयानक चुड़ैल खाना बना रही होती है। राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती और वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर वो चुड़ैल को ऐसे ही टकटकी लगाए देखता रहता है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से वापस अपने कमरे में भागने की हिम्मत करता है। कमरे में जाकर वो अपनी बहनों को उठाता है। उठो दीदी, उठो, जल्दी उठो प्लीज। देखो हमारे घर में एक चुड़ैल है। तेरी फालतू बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? चुपचाप सो जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ चलकर देखो। राहुल अपनी बहनों को उठाता ही रहता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक से राहुल के कंधे पर एक हाथ आता है। राहुल एकदम डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी सीमा आंटी होती है। क्या हो गया? क्यों डरे हुए हो? चलो चुपचाप सो जाओ। आंटी आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ एक चुड़ैल थी जो खाना बना रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम नींद में होगे और उससे पहले तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। राहुल को अपनी आंखों पर पूरा यकीन होता है। वो उस रात सो तो जाता है पर अगले दिन वो ये बात सीमा और शीना को बताता है। दोनों ही राहुल की बात पर यकीन ही नहीं करती और हंसने लगती है। राहुल को यकीन होता है जो उसने देखा था वो सच ही था। अब वो अगली रात होने का इंतजार करने लगता है। वो रात को बस सोने का नाटक कर रहा होता है। जब सीमा को लगता है कि सब बच्चे सो गए हैं तो वो चुपके से उठती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाता है और रसोई के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे पहले ही यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये कोई वहम नहीं था। सच में हमारे घर में कोई चुड़ैल हमारी आंटी के भेष में हमारे घर में रह रही है। मुझे जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। राहुल जल्दी से वहाँ से भागने लगता है कि उसके पैर के पास रखा मटका लुढ़क जाता है और चुड़ैल आवाज सुनकर पलट कर देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत उसे रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सीमा आंटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। उनको हमसे दूर मत करना प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगे तो सब मुझे कैद करवा देंगे। फिर मेरे साथ तुम्हारी आंटी भी चली जाएंगी क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारी सीमा आंटी। नहीं नहीं, हमारी आंटी चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल ही है क्योंकि मैं उस रात एक्सीडेंट में मर गई थी जिस रात तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और बस तुम बच्चों से मरने के बाद भी दूर ना हो पाई। तुम्हें मेरी जरूरत थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहती और रूप बदलकर अपना साइकिल ढाबा चलाती। हाँ सच में। अब बताओ, तुम सबको बताओगे ये बात? शीना तो अभी कितनी छोटी है, क्या वो ये सब सह पाएगी? नहीं नहीं, मैं किसी को कभी ये बात नहीं बताऊंगा। बस आप हमारे साथ ही रहना। बस फिर चुड़ैल राहुल को गले लगा लेती है और हमेशा उनके साथ ही रहती है। राहुल कभी ये बात किसी को नहीं बताता और कभी किसी को इसका पता भी नहीं चलता। चुड़ैल का साइकिल ढाबा बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है जिससे वो बच्चों की खूब बढ़िया परवरिश करती।